देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, वॉल्यूम का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट और सबसे लास्ट में क्या था वो, अरे इनर्ट गैस का इफेक्ट। ठीक है, वो चारों कर लिए थे। अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या करना क्या क्या है। तो अब आगे क्या करना है, हम लोगों को टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे पहले सीखना है। कि देखो पहले तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि टेम्परेचर का क्या होगा रोल, और फिर बाद में हम लोग के और टी में एक रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो नीचे पहले हेडिंग लिखो रिलेशन, नहीं सॉरी, पहले हेडिंग लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का पहले इफेक्ट पढ़ते हैं, रिलेशन बाद में निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ये दो बातें पता होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें नीचे लिखो, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख लिया, इसमें नीचे लिखो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो देखो ऐसा लिख सकते हैं इसमें, मान लो ए से जाता है सिंपली, या ए नहीं, चलो भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट ले लेते ज़्यादा अच्छा है। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट से कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट से एज्यूम करते हैं प्रोडक्ट बनता है, और इस रिएक्शन का जो हीट है ये एज्यूम करते हैं -6 किलो जूल पर मोल। तो माइनस साइन का मतलब पता ही होता है कि माइनस साइन इंडिकेट दैट हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, तो इस रिएक्शन का हीट मान लेते हैं -x किलो जूल पर मोल है। हीट रिलीज हो रहा है, तो जब रिलीज हो रहा है तो आप समझो रिएक्टेंट से क्या बनना है, प्रोडक्ट। तो आप इस रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो, इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, रिएक्टेंट इससे बनता है प्रोडक्ट, और क्योंकि माइनस मतलब हीट रिलीज हो रहा है, आपको पता है एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो +x किलो जूल पर मोल। ऐसा भी लिखा जा सकता है। अरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, और साथ में क्या रिलीज हुआ, हीट। साथ में हीट भी रिलीज हुआ, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हीट। तो ये आपके पास होगा, वही एग्जांपल होगा किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब आप देखो खुद, प्रोडक्ट कहाँ है, मतलब रिएक्टेंट मतलब हीट कहाँ है, प्रोडक्ट में। ठीक है, सपोज करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाया। देखो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आपने हीट दिया। ठीक है, अब पहला वाला सोचो, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट बताया था, अगर प्रोडक्ट को ऐड करोगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट को ऐड करोगे रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड, मतलब प्रोडक्ट को ऐड करोगे बैकवर्ड आएगा, रिएक्टेंट को ऐड करोगे फॉरवर्ड जाएगा। तो हीट देखो क्या है, हीट प्रोडक्ट का पार्ट है, और आपको पहले से बताया गया कि रिएक्शन हमेशा बाहर के चेंज को अपोज करता है। तो हीट रिलीज हो रहा है और आप भी हीट दे रहे हो, तो आप जब हीट दे रहे हो तो रिएक्शन उसको अपोज करेगा। तो आप जब हीट दोगे तो अपनी हीट को कम कर लेगा, मतलब आपने हीट दिया तो बोले अच्छा तुम भी हीट दे रहे हो, तो अपनी हीट कम कर लेगा। तो आप जब हीट दोगे तो अपना हीट कम कर लेगा। देखो समझने का तरीका ये कि आप जो भी करोगे रिएक्शन उसको अपोज करेगा, तो अगर आप हीट दोगे तो अपना हीट को कम कर लेगा। ये इसको करने का दूसरा मेथड यही कि हीट प्रोडक्ट में है, हीट रिलीज हो रहा है, हीट प्रोडक्ट में है, तो अगर आप हीट दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। तो हीट देने पे क्या होगा, रिएक्शन कहाँ पे आएगा, बैकवर्ड। और अगर आपने हीट निकाला, मतलब आप हीट निकाल ले हो, हीट मतलब एनर्जी निकाल ले हो, तो निकालोगे तो मतलब हीट निकाला, यही हीट निकाला, तो रिएक्शन कहाँ पे आएगा, फॉरवर्ड। आप खुद सोचो, आप जब उसको ठंडा, मतलब आपने हीट निकाल लो, मतलब आप ठंडा करने का ट्राई कर रहे हो, तो रिएक्शन अपोज करेगा। वो बोलेगा भाई अच्छा तुम ठंडा कर लो, और मतलब प्रोडक्ट बनेगा और हीट रिलीज करेगा। तो जब ठंडा करोगे तो वो और ज्यादा प्रोडक्ट बना देगा, और ज्यादा हीट क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और होता है। देखो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। अगर आप उसको उधर कर दो, रिएक्टेंट में से कुछ हीट निकल गया, अरे हीट निकल गया ना ये, और उसी से फिर बन गया प्रोडक्ट। तो ये भी, ये मतलब आप समझो रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट और हीट रिलीज हुआ, ये रिएक्टेंट से कुछ हीट निकला बन गया प्रोडक्ट। तो ये दोनों का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म लिख के आ सकता है, और ध्यान रखना है जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाता है और टेम्परेचर को घटाने से फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, इसमें नीचे लिखो, एक पॉइंट लिखो,
टेम्परेचर को घटाने से फॉरवर्ड जा रहा है, तो इसमें नीचे लिखो सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन amount of product increases as temperature decreases आगे लिखो it means that exothermic reaction is favored at low temperature। तो लो टेम्परेचर में फेवर्ड होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा कम, तो रिएक्शन क्या होगा ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, फिर आगे सेकेंड लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर आगे लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें नीचे लिखो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है। तो जैसे देखो क्या होगा, ए मान लेते हैं क्या बनता है, रिएक्टेंट से क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट, और हीट सपोज करते यहाँ पे प्लस वाई किलो जूल। प्लस मतलब कि पता ही होता है जब हीट एब्जॉर्ब होता है उसको प्लस साइन से लिखते हैं। तो इसको देखो लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इस तरीके से कि रिएक्टेंट है, आप इसको हीट दो, अरे हीट दोगे ना, एंडोथर्मिक हीट दो तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हीट दिया मान लो, और तब जाके क्या होगा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस बार देखो हीट कहाँ पे प्लस हो रहा है, रिएक्टेंट में। इस बार आप रिएक्टेंट को जब हीट दोगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। और लास्ट टाइम हीट रिलीज हो रहा था, मतलब रिएक्टेंट ने हीट निकाला, लास्ट टाइम हीट निकाला, इस बार रिएक्टेंट को हीट चाहिए तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हीट अगर रिएक्टेंट साइड है तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब आपने हीट बढ़ाया, तो हीट क्या है, रिएक्टेंट साइड है तो फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब वो हीट दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो इस बार क्या होगा, ये करने पे फॉरवर्ड। अगर टेम्परेचर को घटाया मतलब आप वही हीट निकाल लो, तो इसको निकालोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा बैकवर्ड। और फिर से देखो इसको लिखने का एक मेथड और भी हो सकता है, इसको इधर लेके आओ। तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसको लिख लो। इसमें नीचे लिखो इट मीन्स दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड at it means that endothermic reaction is favored at high temperature। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ फेवर्ड होता है, एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवर्ड होता है। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग के और टी में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। टेम्परेचर मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर पे सपोर्ट होता है, मतलब लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। और एंडोथर्मिक के केस में जब एंडोथर्मिक होता है तो हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब नीचे लिखो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर T। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड टेम्परेचर T। कई बार लोग इस टॉपिक को थर्मोडायनेमिक्स में भी करवा देते हैं, पर मैं नॉर्मली इसको नहीं करवाता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले K समझ लो फिर आगे करेंगे। तो अब वो टाइम आगे करने के लिए हम लोगों को K एंड T के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, देखो है क्या। पहली बात तो देखो डेल्टा G नॉट का मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो कुछ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का मतलब ये है, देखो गिब्स एनर्जी क्या होता है, अरे वही आप एंथैल्पी और एंट्रोपी को जो रिलेट करके करते हो वही गिब्स एनर्जी, या फिर गिब्स एनर्जी आपको बताता है कोई भी रिएक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला।
तो देखो होता क्या है, अगर आपने रिएक्शन जब करवाया और उस समय अगर मतलब जो भी आपका रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उनका अगर कंसंट्रेशन 1 है या उसमें अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार है। टेम्परेचर आपको पहले मैंने बताया कि फिक्स नहीं होता है, टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हो, पर प्रिफर करते 298 केल्विन, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, पर टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बोला तो रूम टेम्परेचर लेना है। और सॉलिड और लिक्विड नॉर्मली प्योर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वैसे उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो उस समय जो गिब्स एनर्जी होगा वो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अरे ऐसे कंडीशन पे बोलते थे स्टैंडर्ड कंडीशन, आपको याद करो मैंने बताया था स्टैंडर्ड वही इंथैल्पी या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो उसमें आपका जो भी मतलब जो भी गिब्स एनर्जी होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो इसमें नीचे लिखो, पहले लिख लो इसी के बारे में, लिखो गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन is known as standard Gibbs energy. At इसमें लिखो at standard condition pressure exerted by gas is 1 bar, comma concentration of a substance in a solution is 1 molar, that is molarity is 1 molar, that is molarity is 1, comma टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लो, एनी टेम्परेचर कैन बी टेकन बट नॉर्मली रूम टेम्परेचर इज टेकन। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। टेम्परेचर कोई भी ले सकते हो पर नॉर्मली रूम टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, और इसमें और लिख लो, सॉलिड एंड लिक्विड आर टेकन इन द प्योर फॉर्म एंड नॉर्मली दे आर नॉट कंसिडर्ड। उनको नॉर्मली कंसिडर हम लोग करते हैं नहीं, वैसे भी जैसे आपको जब याद होगा एंट्रोपी के केस में कहा था गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी वैसे भी नहीं ले रहते, तो वो उतना मैटर नहीं करता। तो जब ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो उसमें जो गिब्स एनर्जी होता है वो कहलाएगा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब मान लो कि रिएक्शन स्टार्ट हो गया, सपोज कोई रिएक्शन स्टार्ट हो गया, आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिए, प्रोडक्ट लिए, और मतलब मान लो आपने कोई रिएक्शन मान लो अमोनिया वाला है, जैसे मान लो N2+H2 से बनता है 2 अमोनिया। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने सबके 1-1 मान लेते हैं, मतलब प्रेशर सबका 1-1 बार ले लिया, पर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। जब प्रेशर चेंज हो जाएगा तो उसमें फिर जो गिब्स एनर्जी आएगी वो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी नहीं होगी, वो नॉर्मल गिब्स एनर्जी। मतलब देखो स्टार्टिंग में तो सब हमने स्टैंडर्ड लिया, तो स्टैंडर्ड वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे भाई स्टार्टिंग का तो पता था ना ये क्या था, तो स्टार्टिंग में हमने सबको स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया, तो हमने स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकाल लिया। पर जब रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद तो कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर बदलने लगेगा, तो फिर गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसमें नीचे लिखो पावर कट हो गया था, उसके वजह से हम लोगों का लेक्चर ब्रेक हो गया था। अब मैं इसको फिर से देखो कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो डेल्टा जी क्या होता है भाई, डेल्टा जी नॉट RT/ln की, और डेल्टा जी नॉट मैंने बता दिया कि गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी एट नॉर्मल कंडीशन। रिएक्शन प्रोसीड करता है तो प्रेशर गैस के चेंज होते हैं, कंसंट्रेशन चेंज होंगे, तो एट नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, डेल्टा जी डिफाइंड होता है। और आपको पता ही होता है जब रिएक्शन चलता रहता है तो उसमें क्या डिफाइंड होता है, क्यू, अरे रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो क्यू क्या है, क्यू भाई रिएक्शन कोएफिशिएंट है, और डेल्टा जी क्या है, आपका गिब्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन एट एनी टाइम। ठीक है, देखो मैं रिपीट करता हूँ फिर से, डेल्टा जी नॉट क्या, गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम, एंड क्यू इज अ रिएक्शन कोएफिशिएंट, और क्यू आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है, रिएक्शन अभी प्रोसीड कर रहा है। अब देखो इसमें होगा क्या, हम लोग बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट तो मान लेते हमने स्टैंडर्ड केस से स्टार्ट किया था, मान लेते रिएक्शन हमने स्टैंडर्ड कंडीशन से स्टार्ट किया था, पर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट चेंज होंगे, फाइनली कभी न कभी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी 0 होता है। सबसे पहले यही है ध्यान रखना है, डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता है, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। डेल्टा जी नॉट गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन, जब रिएक्शन हमने स्टार्ट किया तब की वैल्यू है, मतलब हमने स्टैंडर्ड कंडीशन से मतलब हमने मान लेते स्टार्टिंग में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया, तो उसमें रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो डेल्टा जी नॉट 0 नहीं है, वो तो उसमें नेगेटिव होगा उल्टा।
पर जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उसमें क्या होगा फिर गिब्स एनर्जी, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये होता है। अब आगे कंडीशन चेंज होंगे तो उसमें गिब्स एनर्जी, कभी न कभी इक्विलिब्रियम आएगा तो एट इक्विलिब्रियम गिब्स एनर्जी जीरो। इक्विलिब्रियम पे पता ही होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम होता है तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। ये जीरो नहीं होता, ध्यान रखना ये जीरो होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। और इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोएफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, पता ही होता है इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होगा वो के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा, जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, और इससे क्या होगा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी माइनस आर टी एल एन के। तो ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है, या फिर इसको लिखा जा सकता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस 2.303 आर टी लॉग के। एल एन को अगर आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये फॉर्मूला होगा। तो ये डेल्टा जी नॉट का ये पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है, और ये फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया रहेगा, आप सॉल्व करोगे डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। इसमें देना है एन नहीं होता है, बस मतलब कई बार लोग एन याद करते हैं, अरे वो जो पढ़ाया था आपको वो आइसोथर्मल में अलग था, ये अलग है, ठीक है। तो ये 2.303 आर टी लॉग की। पहले इस पर एक इसी पे एक पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें नीचे लिखते हैं, देखो एबो रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 27 डिग्री, एबो रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 27 डिग्री if reaction starts with 10 mole of SO2 and 10 mole of O2, if reaction starts with 10 mole of SO2 and 10 mole of O2 at equilibrium, moles of SO2 and SO3 are same. At equilibrium, moles of SO2 and SO3 are same. Find first लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, वही फाइंड केसी, मतलब मेनली केसी रहता है। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज केसी निकालना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आपको फाइंड करना है, सेकंड इसमें लिखो, सेकंड लिखो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। थर्ड डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, और इसमें आगे लिखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को 1 लीटर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये 10 - 2x होगा, 10 - x होगा, और ये बनेगा 2x, ठीक है, 2x बनेगा। तो इन दोनों को सेम बोला है, तो फिर x का वैल्यू कितना आएगा 2.5, इसको रखोगे तो ये 5 होगा, इसको रखोगे 7.5 होगा, और इसको रखोगे 5 होगा, ठीक है। सबसे पहले कैसे निकालते हैं, तो कैसी क्या होगा, ये 5 है, इसके और वॉल्यूम तो 1 ही बोला है, तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है, कैसी की वैल्यू। ये पहले वाले पार्ट का आंसर है। देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी 0 होगा। थर्ड वाले पार्ट में पूछा है डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, वो होगा -2.303 RT लॉग के, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। एक बात याद रखना, डेल्टा जी नॉट जो होता है आपके पास वो एक्चुअल में डेल्टा जी नॉट जो होता है वो एक्चुअल में एनर्जी है, तो आर की वैल्यू 2.303 वाले लेना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा -2.303, आर की वैल्यू 25/3, एनर्जी के टर्म में चाहिए, टेम्परेचर 300 और लॉग ये 2/5, ठीक है, ये इसका आंसर है।
तो ये याद रखना है कि एनर्जी के टर्म में लेना है, इसलिए आर की वैल्यू 25/3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखो है क्या, अब हम लोग के और टी का रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वही करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि फिर से वही आगे आते हैं। तो अगेन देखो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो देखो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट गिव्स एनर्जी। मतलब देखो हमने क्या केस लिया, स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड केस में मतलब स्टैंडर्ड मतलब वही जो पहले थोड़ी देर पहले बताया, तो उसमें एंट्रोपी चेंज भी स्टैंडर्ड होगा, एंथैल्पी चेंज भी स्टैंडर्ड होगा, और वो भी स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड केस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड केस के हिसाब से करेंगे। और अभी देखो हमने क्या निकाला, डेल्टा जी नॉट क्या निकाला, तो -2.303 RT लॉग के। पता ही होता है टेम्परेचर उसमें फिक्स नहीं होता है, टेम्परेचर कोई भी ले सकते हो, पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर नहीं बोला तो आप रूम टेम्परेचर लोगे। अगर आप इन दोनों को रिलेट करो तो क्या होगा, इन दोनों को रिलेट करने पे क्या होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के, जो होना चाहिए। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, लॉग के इक्वल टू क्या आएगा, इसको डिवाइड करते हैं, देखो क्या होगा, फिर ये होगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन -2.303 R, और देखो 1/T। तो कोई डिवाइड किया तो माइनस। सेकेंडली क्या होगा, देखो जब डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, टी भी कट जाएगा तो प्लस आएगा, डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर। ठीक, ये इक्वेशन बना। ये आपका क्या है, के वर्सेस टी का रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है सबसे पहले कि देखो डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट क्या है, वो देखो पहले समझो डेल्टा एच और डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या होता है आपका एंथैल्पी और एंट्रोपी, और वो क्या होता है किसी भी कंडीशन पे होते हैं, और वो भी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते हैं। डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट क्या है, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंट्रोपी, और वैसे टेम्परेचर को चेंज होने पे ये भी चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है। अरे देखो टेम्परेचर आपको बोला कोई भी ले सकते हो, पर अगर आप रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे करवाओगे तो हीट रिलीज भी एक्चुअल में अलग अलग होता है। पर हम ये मान के चलेंगे अभी आगे कि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना, टेम्परेचर को चेंज होने से चेंज होता है, पर अभी आप कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, इसमें नीचे लोग इस बात को ध्यान रखना, कांस्टेंट मान के सॉल्व करें। पर अगर आपको मान लो सपोज करो कि आपको जेई मेन में या जेई एडवांस नीट में थ्योरेटिकली पूछ लिया कि डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एस नॉट क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर कांस्टेंट मान के आगे हम सॉल्व करेंगे। इसमें नीचे लिखो डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट ऑफ अ रिएक्शन depends on temperature, but in given case it is assumed that both value does not changes with temperature, so k is found, k is found at different temperature by assuming that delta H naught and delta S naught are constant and does not depend upon temperature। तो इसको कांस्टेंट एज्यूम किया और ये माना कि अलग अलग टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसको एज्यूम करके हम लोग के की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, तो क्या होगा, ऐसा मानते हैं एट टेम्परेचर T1 कांस्टेंट लेते हैं K1, तो देखो क्या हो जाएगा, ये माना हुआ है दोनों कांस्टेंट है, एक्चुअल में वेरी करता है पर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा नहीं चेंज हो रहा। पर मान लो जैसे टेम्परेचर आपने 300 पे रिएक्शन करवा और एक करवाए 350 पे, चेंज होगा पर बहुत मतलब स्मॉल चेंज होगा जो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग बातें कर रहे हैं। तो इसको K1 लेते हैं माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R 1/T1, और ये हो जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर। ठीक है, फिर टेम्परेचर को मैंने चेंज कर दिया, तो लॉग K2 लेता हूँ मैं
और 2.30 मतलब देखो ये क्या है एट वही, और ये आर ये 1/T2 और ये होगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, मतलब कि एट टेम्परेचर T2 ये आपका कांस्टेंट है K2, ठीक है K2। तो टेम्परेचर हम लोगों ने जब T2 लिया तो ये K2 आएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं और 2 में से 1 को माइनस करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है। जो रिलेशन आने वाला है इस पर नॉर्मली हर साल जेईई मेन नीट में तो कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो आएगा इससे मिलते जुलते फॉर्मूले आपको 2-3 बार आते हैं। मतलब ये फॉर्मूला जो आएगा इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स में आगे आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। तो इस फॉर्मूले पे फिर से मिलता जुलता जो फॉर्मूला बनता है उस पर हर साल जेईई मेन नीट पे क्वेश्चन आते हैं। इस पे नहीं आएगा तो अगले वाले पे आता है, क्योंकि मतलब इसी से मिलते जुलते कई आपको मतलब फॉर्मूले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे देखते हैं कि सेल के पोटेंशियल पे क्या चेंज आएगा, और केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर रेट पे क्या चेंज आएगा। तो इसलिए इससे मिलते जुलते कई फॉर्मूले आपको मिलेंगे, आगे 2 और मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला है फिर वो फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा log 2 माइनस log K1। तो जब माइनस करोगे तो ये टर्म देखो कट जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1/T2, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो देखो माइनस को लिख सकते ये होता है log K2/K1 और ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर 1/T1, और ये प्लस ये माइनस हो गया। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, टी और के के बीच में रिलेशन, 2 अलग अलग टेम्परेचर पे के में क्या चेंज आएगा ये आपको फॉर्मूला बताता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो अबव फॉर्मूला गिव अस रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के, दिस हेल्प अस टू फाइंड द चेंज इन रेट कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था, थोड़ी देर पहले अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, बैकवर्ड आएगा। मतलब कि देखो अच्छा पहले आराम सोचो, मैं इसको भी कुछ नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिक होगा, भी कुछ नहीं, पहले आराम सोचो क्या क्या चैप्टर में होगा। के की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, के की वैल्यू अगर कम होगी तो प्रोडक्ट कम बनेगा। यही बताया था, के की वैल्यू ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा, के की वैल्यू कम तो प्रोडक्ट कम, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने बोला कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। एक्सोथर्मिक में आप देखो क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैकवर्ड आने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट कम हो गया, प्रोडक्ट कम होने का मतलब है के की वैल्यू कम। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने से के की वैल्यू कम होनी चाहिए। अरे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, मतलब प्रोडक्ट कम हो गया, प्रोडक्ट का मतलब के की वैल्यू कम। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में भी ऑटोमेटिक जो होगा, ऑटोमेटिक आपके लिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव वाला पार्ट होगा पर ये ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक। तो देखो मैं पहले से बता देता हूँ, पहले ये ऑटोमेटिक होगा, कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिक होगा वो। देखो मैं पहले से बता देता हूँ होता क्या है, अभी मैं इस पर भी आऊँगा अभी इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं, कभी इस पर आना है मुझे अलग से, पर पहले फिर से देखो क्या होता है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो के कम होगा, टेम्परेचर अगर मान लो बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, सो के कम होगा। ऑटोमेटिक, अभी ऑटोमेटिक देखो करके दिखाते हैं, देखो ऑटोमेटिक होगा, और टेम्परेचर कम तो फिर फॉरवर्ड और के ज्यादा। अभी करके देखते हैं। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन
टेम्परेचर ज़्यादा होने पे कहाँ आता है? फॉरवर्ड। तो K ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होने से कहाँ आएगा? टेम्परेचर कम होने से बैकवर्ड आएगा ये, ठीक है। और K की वैल्यू कम हो, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर भी सपोर्ट होता है, लो टेम्परेचर। अभी चलो K की वैल्यू करके देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एक्सोथर्मिक वाले में आपको शायद लग रहा उल्टा हो रहा होगा, मतलब आपको जो भी, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा दूँ, तो आगे मैं इससे एक्सप्लेन और भी करूंगा, पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेके कर देते हैं। मैं एक एक्सोथर्मिक एग्जांपल लेता हूँ, पर आप कोई भी लो, सब में ट्रू होगा, ठीक है। और इससे भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी पहले एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखते हैं, कोई भी एक रिएक्शन लिख लेते हैं, कोई भी, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक रिएक्शन चलो लिख लेते हैं, अमोनिया वाला है। मैं इसमें चल मैं सिंपली दे रहा हूँ, लिखो इसका हीट ऑफ रिएक्शन लिख लो, ये -100 किलोजूल पर मोल, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन गिवन, ये तो चाहिए होगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो रेट कांस्टेंट ऑफ above reaction is 10 at 27 degree Celsius. Rate constant of above reaction is 10 at 27 degree Celsius. Find the rate constant of above reaction. Find the rate constant of above reaction at 127 degree Celsius. Find the rate constant of above reaction at 127 degree Celsius. सॉल्व करने के पहले देखो एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो पहले से क्लियर होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ, टेम्परेचर को बढ़ाया तो K कम होगा, ये पहले, मतलब K की वैल्यू 10 से कम आएगी, ये गारंटेड है, ठीक है, गारंटेड है, 10 से कम आएगी। अगर 10 से कम नहीं है मतलब आपने गलत कर दिया। अभी ये एंडोथर्मिक होता, अगर मान लो एंडोथर्मिक होता तो टेम्परेचर को बढ़ाने से K की वैल्यू बढ़ती, मतलब K की वैल्यू 10 से बड़ी होती, ये कंफर्म है। तो इसलिए मान लो अगर आपको सपोज को एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपने पहले ऑप्शंस को देख लो और आपको पता है कि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से K की वैल्यू कम होगी, तो K की वैल्यू कम होगी, तो आप देख लो चारों ऑप्शन, उसमें से मान लो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे K की वैल्यू कम किया है तो वही उसका आंसर है, आंख बंद करके उसको टिक करो। हाँ, मान लो अगर दो ऑप्शन ऐसे दे दिए कि जहाँ पे 10 से कम है तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वही देखते हैं क्या होगा। तो K की वैल्यू तो कंफर्म है 10 से कम होगी। अब देखो कैसे होगा, करते हैं। log K2/K1 इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H बाई डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R, जो होगा 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो देखो क्या होगा, डेल्टा H क्या है 100 किलोजूल माइनस 100, तो माइनस 100 तो 1000, ठीक है। और ये होगा 2.303, R की वैल्यू ध्यान रखनी जूल के टर्म में है, तो ये होगा 25/3। टेम्परेचर पहले 300 केल्विन, बाद में 400 केल्विन, आपको याद ही है कि उसी के टर्म में सॉल्व करते हैं। देखो 1/300 और 1/400, ठीक है। डेल्टा एच याद रखना, माइनस साइन के साथ रखना है, जो वैल्यू दिया वही रखा और कुछ नहीं किया। डेल्टा एच रख दिया, सब रख दिया। इसको देखते हैं भाई, आप कॉमन लेके कर लोगे तो ऊपर 100 आएगा, नीचे क्या हुआ 300 इंटू 400, ठीक है। देखो क्या होगा, ये 0 से 0 कटा, ठीक है, और ये 0 से भी ये 0 कट गया, ठीक है, कट गया ये आपके पास, और ये 3 से 3 भी कट गया, ठीक है ये, और देखो 25 ये और ये 4, तो 25 और 4 कितना होता है 100, तो 100 कट गया तो बचा है 10, तो ये वैल्यू आए -10/2.303। मेरे हिसाब से यही आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वैसे 10/2.303 होता है 2.7, अरे एक्चुअल में ई होता है, यही तो ई को कन्वर्जन होता है, तो वैसे होगा ये 2.7, तो मैं बता देता हूँ। अब -2.7 अप्रॉक्सीमेटली -2.7, ठीक है। ये कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, 0 कट, ये कट और 3 से 3,
ठीक, पूरा सही है। तो -2.7 आया, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर आ जाता हूँ, एक्चुअली मैं उसको इरेज नहीं करना चाह रहा, उसका भी कुछ काम है इसलिए। तो देखो क्या हुआ, और K1 की वैल्यू 10 थी, देखो क्या है K2/10, अरे ये 10 था और ये -2.7, तो ये पता होता है बेस 10 होता है ये, अरे बेस 10 होता है ना ये, तो क्या हो जाएगा K2/10 इक्वल टू क्या होगा 10⁻⁻² 2.7, ठीक है। तो इससे देखो K2 कितना आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 10, और ये क्या है कि नीचे हो जाएगा 10⁻² 2.7, अरे या मान लो, अच्छा ठीक है यही करते हैं, तो ये 10⁻1 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻² 2.7, तो ये हुआ 10⁻⁻1.7, ठीक है। जो इसकी वैल्यू आया 1/10⁻1.7, और ये वैल्यू तो वैसे अब 1 से छोटा लग रहा है, तो आपको पहले से देखो कहा था कि जो K2 की वैल्यू होगी वो 10 से छोटा होगा, तो 10 से तो छोटा है कंफर्म, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो वैल्यू जो फाइनली आ रहा है, तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 10⁻1.7 की वैल्यू हो सकता है दिया हो, और आप उस वैल्यू को पुट करोगे तो K2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है, हो गया। अब हम लोग फिर से आते हैं, फिर से नीचे लिखो, देखो हेडिंग लिखो ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन K एंड T, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन K एंड T, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, log K इक्वल टू क्या होता है -ΔH0 2.303 R 1/T प्लस ΔS0 2.303 इंटू R। एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं जहां पे ये y एक्सिस में होगा, ठीक है, ये x एक्सिस होगा, और ये इसका स्लोप होगा m, और ये होगा इंटरसेप्ट c, y स्लोप x और c, ठीक है। इसमें भी देखो दो केसेस बनेंगे, मतलब इसमें एक्चुअली 4 केस बनेंगे, क्या क्या, सबसे पहले एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक में भी क्या होगा एंट्रोपी ज़्यादा और एंट्रोपी कम, अरे ये भी तो ज़्यादा और कम हो सकता है ना, एंट्रोपी के बारे में कौन बोलेगा, ठीक है। तो चलो उसी के हिसाब से करते हैं, सबसे पहला केस करते हैं, पहला एक काम करते हैं, फर्स्ट केस कर, मतलब अरे ΔH और ΔS ये तो पता ही नहीं है, तो देखो इसमें क्या क्या केस हो सकता है। फर्स्ट केस लिखते हैं, देखो ΔS क्या है पॉजिटिव, मतलब कि एंट्रोपी इंक्रीज करता है, पहला केस करते हैं एंट्रोपी इंक्रीज, मतलब ये पॉजिटिव लेके करते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा तो मतलब स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अंदर भी पहला सब केस है, मतलब इसके अंदर भी पहला सब केस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पे ΔH नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो जो स्लोप है वो क्या है, वो -ΔH 2.303 इंटू R है। अब इस बात को समझो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ΔH कंफर्म नेगेटिव होगा, और ये स्लोप पूरा माइनस साइन के साथ लेना होता है ना m की वैल्यू, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो देखो ये मतलब ΔH की वैल्यू नेगेटिव होगी और ये ऑलरेडी माइनस साइन लगा है, तो इसलिए जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्लोप पॉजिटिव है, और यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि देखो ΔS पॉजिटिव तो इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, और ΔH नेगेटिव तो माइनस साइन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है इसका। अब देखो इसमें जो क्या क्या कर्व होगा, इधर 1/T रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा इसका जो इंटरसेप्ट है वो है ΔS0 2.303 इंटू R, और इसका जो स्लोप है वो आपका वही -ΔH0 2.303 इंटू R, और स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि आपका गिवन है एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर पहले जो बात लिखवाई थी वो भी इससे जस्टिफाई होता है। अब बोलो अरे मैंने थोड़ी देर पहले ये लिखवाया था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, अरे एक्सोथर्मिक के लिए मैंने कहा था टेम्परेचर को बढ़ाने से K कम होता है। अब बोलोगे सर ये तो बढ़ रहा है, अरे भाई ये 1/T है,
जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1/T कम होगा। तो वही यही कह रहा, आप ध्यान से देखो और सोचो आराम से। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1/T कम होगा, ठीक है, 1/T कम तो देखो K भी कम, ठीक है, तो 1/T है। और जब टेम्परेचर मान लो कम है तो 1/T ज़्यादा, देखो आप आराम से सोचो, एक्सोथर्मिक के लिए कम टेम्परेचर पे K ज़्यादा होना चाहिए, कम टेम्परेचर पे K ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा टेम्परेचर पे मतलब एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को बढ़ाने से K कम होता है। अगर कम टेम्परेचर लोगे तो 1/T तो ज़्यादा, देखो K भी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो अबव ग्राफ ऑल्सो एक्सप्लेन दैट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट increases, value of equilibrium constant increases as temperature decreases and value of equilibrium constant decreases as temperature increases, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए K की वैल्यू कम होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, और K की वैल्यू ज्यादा जब टेम्परेचर कम होगा। ये पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। तो फिर इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। और जो इंटरसेप्ट होगा वो यही जो लिखा हुआ है, तो जो इंटरसेप्ट होगा वो यही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पहला केस जहां पे एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ता है, ठीक है, पहला केस। अब सेकेंड केस करते हैं जहां पे एंट्रोपी कम होता है। ठीक है, तो हम लोग अगला केस करते हैं जहां पे एंट्रोपी क्या होता है, कम होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे एंट्रोपी तो हमको पता है कि डिक्रीज करने वाला है, मतलब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं। पहला केस एक्सोथर्मिक, ठीक है, यहीं पे ग्राफ में ही कर लेंगे। देखो एक्सोथर्मिक में वैसे भी स्लोप पॉजिटिव आता है ना, स्लोप बढ़ता है। देखो ग्राफ से देखो, ये लॉग के, अरे लॉग के हो गई है और 1/T, ठीक है। तो देखो ये ऐसा, अरे स्लोप पॉजिटिव बढ़ है ना, आगे जाके क्रॉस कर लेगा स्लोप। इसका देखो स्लोप क्या है, मतलब स्लोप क्या होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर। और ये कैसा है, पॉजिटिव स्लोप। एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, डेल्टा एच पता ही होता है, नेगेटिव। और देखो इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303। ये जो मैंने ग्राफ जो प्लॉट किया है बहुत कम जगहों पे रहता है, ठीक है, और लोग इसको फिर ड्रॉ भी नहीं कर पाते, लोगों को पता भी नहीं रहता। तो ये जो होगा तो वो बढ़ता जाएगा और आगे क्रॉस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे बात की बात है वो। तो आगे जो भी होगा वो बात की बात है। पर इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान ये रखना था कि एंट्रोपी कम हो रहा है, तो इसलिए ये इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, और स्लोप पॉजिटिव तो ऐसा कर्व हो जाएगा, ठीक है, ये इसका कर्व आएगा। आगे जाके क्या करेगा पता नहीं, पर ये आपको ऐसे प्लॉट करना था, ठीक है, पहला केस। अब देखो इसमें एक हम लोग करते हैं एक लास्ट केस ग्राफ के रिगार्डिंग।
एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें तो स्लोप पता है, स्लोप भी नेगेटिव होगा, इसमें स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, कुछ ऐसा। तो इंटरसेप्ट भी नेगेटिव और जो स्लोप है वो भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया के वर्सेस टी में कुछ ग्राफ। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी हम लोगों ने जो भी चीज़ें समझा, मतलब कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो के का वैल्यू क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से कम होता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना था, ठीक है। तो ये हम लोगों का होगा के और टी के बीच में रिलेशनशिप। तो बस हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और जहाँ पे हमने के और टी का रिलेशनशिप समझा। अब इसके बाद हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मैं उस लेक्चर में बहुत से वैराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल कराऊंगा जो हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोगों का चैप्टर जो होगा खत्म हो जाएगा। वैसे जहाँ तक मतलब अगर आप जेईई मेन और नीट की तैयारी करते हो या सीईटी के लिए, तो वैसे जहाँ तक आपके लिए सफिशेंट था, मतलब ये इतना भी सफिशेंट था। अगला लेक्चर जो बनेगा उसमें अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, वो न्यूमेरिकल स्पेशली जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब वैसे क्वेश्चन सिर्फ जेईई एडवांस में आते हैं जहाँ पर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन के केसेस सीखेंगे, जहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि अगर दो रिएक्शन को एक साथ किया तो कैसे सॉल्व करेंगे। दो रिएक्शन को एक साथ लेकर सॉल्व करना यहाँ पे फर्स्ट टाइम होगा, बस उसका इंट्रोडक्शन होगा। बाकी अगला चैप्टर जो होगा आने के इक्विलिब्रियम, उसमें सिर्फ यही करना है कि दो एसिड लिया, दो बेस लिया, तो क्या करेंगे वो आगे ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे तो बस बेसिक रहेगा ये। तो अगर दो रिएक्शन एक साथ में लिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और अगर के का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और साथ में एक दो और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल करेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब वो सब क्या है कि कुछ मतलब डिफिकल्ट एग्जांपल्स के केस होंगे जो सिर्फ जेईई एडवांस में आता है, और जेईई मेन में और या फिर नीट में वैसे क्वेश्चन नहीं आते। तो वैसे जेईई मेन और नीट के लिए मैं कहूँगा कि चैप्टर आपका ऑलरेडी आज खत्म हो चुका है।